हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66 अभिमन्यु की कड़वी बातें। अभिमन्यु की कड़वी बातें परिणीति को बहुत ज्यादा बुरा फील करवा रही थी। वही घर के परिवार को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में आकृति मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, अभिमन्यु आप जो भी कहे, लेकिन एक बात याद रखिए, आपने पूरे रीति रिवाज के साथ परिणीति से शादी की है और ऐसे में तो परिणीति का इस घर में फ्री में रहने का पूरा हक बनता है। बात भले ही कड़वी है, लेकिन सच है। पत्नी का घर वही होता है जहाँ पति रहता है। अगर आप ये घर छोड़कर भी चले जाएंगे ना, तो इसका मतलब यह नहीं कि परिणीति यही रहेगी। आप जिस घर में जाएंगे, परिणीति आपके साथ उसी घर में जाएगी और यह बात आप बदल नहीं सकते हैं। आप भले ही यह शादी नहीं मानते होंगे, भले ही इसे एक समझौता समझते होंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि यह आपके साथ बंध चुकी है और आप चाहकर भी इसे नहीं तोड़ सकते हैं। मैं जानती हूँ शायद आप सोच रहे होंगे तोड़ना तो आसान है, डाइवोर्स पेपर पर बस साइन तो करने हैं, लेकिन उसमें भी वक्त है। थोड़ा संभल कर देखिए, अच्छे से पहचान की कोशिश कीजिए, तो शायद आपको परिणीति खुद भी अच्छी लगेगी। अभिमन्यु ने अपनी माँ की बातों को सुनकर गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। उसकी माँ ऐसे लेक्चर कभी नहीं देती थी, लेकिन परिणीति की वजह से आज उसकी माँ उसे लेक्चर दे रही थी। ये सोचकर वह गुस्से में वहां से चला गया। जब आकृति मल्होत्रा ने ये देखा, तब उसने गहरी सांस ली। वह अपने बेटे अभिमन्यु को जानती है। वह जानती है उसका बेटा गुस्से में कभी भी कुछ भी नहीं कहता है, खास करके अपनी माँ को। अभिमन्यु को इस तरह से गुस्से में जाता हुआ देखकर परिणीति आकृति मल्होत्रा से कहने लगी, मम्मी आपने उनसे इस तरह से क्यों कहा? देखिए वह नाश्ता करके भी नहीं गए हैं और ऐसे में वह ऑफिस में भी काम करेंगे तो कुछ खाएंगे नहीं। परिणीति को इस तरह से अभिमन्यु की फिक्र करता हुआ देखकर प्रेरणा मल्होत्रा अपना सर पीटते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार तुम जैसे लड़की को देख रही हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपनी ही पति की फिक्र कर रही है। पर जो भी कहो, मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम अभिमन्यु को पसंद करने लगी हो, तभी तो तुम्हें उसकी फिक्र है। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति हैरान होकर कहने लगी, नहीं छोटी माँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं कि किसी इंसान की फिक्र करने के लिए हम उनसे प्यार करें। फिक्र तो मुझे आप सबकी भी होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं सबसे प्यार करूंगी। मतलब प्यार तो मैं आप लोगों से भी करती हूँ, लेकिन वैसा वाला। परिणीति को बात करते करते शर्माता हुआ देखकर नायरा हंसते हुए कहती है, अच्छा अच्छा हम समझ गए, तुम कैसा वाला प्यार करती हो। अभी फिलहाल के लिए जल्दी से नाश्ता करो, हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं और आज कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब तक तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे अपने कॉलेज भी जाना है, जहां पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट लेने होंगे और उसके लिए भी मुझे काफी समय लगेगा। तो हो सके तो कॉलेज की छुट्टी के वक्त भी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति ने पलकें झपकाई, जिसे देखकर नायरा उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर आए और आकृति मल्होत्रा उन लोगों को अच्छे से नाश्ता खिलाने लगी। नाश्ता खा लेने के बाद वह दोनों कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। गाड़ी में बैठी परिणीति अभिमन्यु के बारे में ही सोच रही थी। जिस तरह से अभिमन्यु उसे ताना मारता है, उसे इस घर से निकलने की बातें करता है, वह सब याद करके उसका मन बहुत उदास हो रहा था। जब नायरा ने परिणीति के चेहरे पर उदासी देखी, तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या हुआ? भाई के बारे में सोच रही हो? अगर तुम ये सोच रही हो कि भाई के शब्द कितने कड़वे हैं, वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक बात है जो तुम्हें अब तक पता नहीं चली है। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति कंफ्यूज थी। तभी नायरा मुस्कुराकर दोबारा कहती है, तुम्हें याद है,
जब तुम्हारी शादी भाई से हुई थी, तब मैंने कहा था, भाई ऐसे नहीं है। वह दिल के बहुत अच्छे हैं, बस दिखाना नहीं चाहते हैं। आज मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये कहकर नायरा ने अपना फोन निकाला और कल रात की ली हुई तस्वीर परिणीति को दिखाने लगी, जिसमें ये साफ दिख रहा था कि कैसे अभिमन्यु फिक्र करते हुए परिणीति के बुखार को चेक कर रहा था, कैसे बार बार ठंडे पानी में रखा हुआ कपड़ा उसके माथे पर रख रहा था। उन तस्वीरों को देखकर परिणीति हैरान होकर कहती है, ये तस्वीर तुमने कब ली और यह क्या कल रात की तस्वीर है? क्या इन्होंने कल मेरी मदद की थी? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं, और अगर इन्होंने मेरी मदद की तो उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं? यह ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे यह मुझे पसंद नहीं करते हैं या फिर मुझे घर में देखना नहीं चाहते हैं। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा अपना सर पीट कर कहने लगी, वाह हीरोइन, तुम्हें याद भी है, कल तुमने पूरा दिन काम किया था, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि तुम्हें बहुत ज्यादा फीवर आ गया था। अभिमन्यु भाई ने इवान भाई को कॉल भी किया था, लेकिन भाई हॉस्पिटल में थे, जिस वजह से उन्हें घर आने में लेट हो रहा था, और इवान भाई के कहने पर ही अभिमन्यु भाई ठंडे पानी का कपड़ा तुम्हारे माथे पर रख रहे थे, ताकि तुम्हारा बुखार कम हो सके। मैं और छोटी मम्मी कमरे के बाहर से ये सब देख रहे थे। हैरानी तो मुझे भी बहुत ज्यादा हुई थी कि आखिर अभिमन्यु भाई तुम्हारी मदद कैसे कर रहे हैं। पर फिर इवान भाई ने कहा कि शायद उन्हें थोड़ी सी ही सही अपनी गलती का एहसास हो गया हो। पर जो भी कहो, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार भाई को इतना परेशान देखा था। वरना सालों पहले जब वह सौम्या, इतना कहते कहते अचानक से नायरा चुप हो गई। उसे याद आया, घर वालों ने कहा था कि सौम्या के बारे में परिणीति को पता नहीं चलना चाहिए, और ऐसे में वह जल्दबाजी में उसके सामने सौम्या का नाम ले रही थी। नायरा को चुप देखकर परिणीति कंफ्यूज होकर कहने लगी, सौम्या? सौम्या कौन है? परिणीति की बातों को सुनकर नायरा सोच में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह परिणीति से झूठ कैसे कहें। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी को कॉलेज के सामने रोका। इसे देखकर नायरा मुस्कुराकर कहने लगी, कोई नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल के लिए तुम्हारा कॉलेज आ गया है, तुम अंदर जा सकती हो। एपिसोड 67 में क्या इतनी बातें करता। कॉलेज में आने के बाद परिणीति सीधे ऑफिस चली गई थी, क्योंकि उसे वहीं से पता चलने वाला था कि आज उसकी कौन सी क्लास होने वाली है। वो जैसे ही कॉलेज में गई, उसने वहां पर उसी लड़की को देखा जिससे उससे मुलाकात पहली दफा हुई थी। लेकिन परिणीति को उससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह चुपचाप प्रिंसिपल के पास जाकर उनका एप्लीकेशन लेकर वापस ऑफिस से बाहर चली गई। इधर दूसरी तरफ अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके फोन पर मानव का कॉल आया। उसने फोन उठाकर कानों पर लगाया। तभी फोन की दूसरी तरफ से मानव एकदम नॉर्मल तरीके से कहता है, सर मैडम सही सलामत कॉलेज के अंदर चली गई है। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं यहाँ तब तक रुक सकता हूँ, जब तक मैडम की छुट्टी नहीं हो जाती है। मानव की बातों को सुनकर अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज के अंदर परिणीति को कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम अब वापस आ सकते हो, और जब उसकी छुट्टी होगी तब तुम्हें वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया है और तुम्हें दूसरा काम दे रहा हूँ, तो तुम पहले वह खत्म करो। ये कहते ही अभिमन्यु ने फोन रख दिया। अभिमन्यु की बातों को सुनकर मानव ने एक नजर कॉलेज को देखा और फिर वहां से चला गया। इधर परिणीति अपने क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी वो अचानक से सामने से आ रहे लड़के से टकरा गई, जिस वजह से परिणीति के हाथों में रखा हुआ एप्लीकेशन नीचे गिर गया, और कॉलेज में हवा तेज चलने की वजह से वह एप्लीकेशन उड़कर बाहर की ओर चला गया। जब परिणीति ने ये देखा तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई। वही टकराने वाले लड़के को भी ये देखकर बहुत बुरा लगा। वह तुरंत अपनी किताबें उठाकर परिणीति को देखकर कहता है, आप तब तक मेरी किताबें रखिए, मैं आपकी एप्लीकेशन लेकर आती हूँ। ये कहते ही वह लड़का तुरंत एप्लीकेशन लेने के लिए बाहर चला गया।
परिणीति वहां रहकर लड़के की दी हुई किताब को देख रही थी। हालांकि किताबें देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि यह लड़का उसी के क्लास का है। थोड़ी देर बाद वह लड़का एप्लीकेशन लेकर वापस आया, लेकिन शायद उसने बड़ी मुश्किल से एप्लीकेशन ढूंढा होगा, तभी तो उसके कपड़े पर मिट्टी लग चुकी थी। इशिता ने अपना एप्लीकेशन लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वह लड़का देखने में तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे की चमक चांद से भी ज्यादा चमक रही हो। वह लड़का मुस्कुराया और वो अपनी किताब लेकर परिणीति से कहता है, वैसे मैं आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। क्या आपका यहाँ पर नया एडमिशन हुआ है? सामने खड़े लड़के की बातों को सुनकर परिणीति कंफ्यूज थी। वह ये सोच रही थी कि वह आखिर उसे कुछ बताए या ना बताए। तभी वह लड़का अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम राजीव है और मैं इस कॉलेज में 6 महीने से हूँ। बाय द वे, आपका नाम क्या है? राजीव की बातों को सुनकर परिणीति ने एक नज़र उसके हाथों को देखा, फिर मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए कहने लगी, मेरा नाम परिणीति है और मेरा न्यू एडमिशन हुआ है। आपकी किताबें देखी तो मुझे लगा आप मेरे ही क्लास में हो। शायद हम दोनों एक ही क्लास के हैं। परिणीति की बातों को सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे आपके पास ही तो भेजा गया है। भला मैं आपकी क्लास में कैसे नहीं होता? राजीव को चुप देखकर परिणीति ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर दिया और उसे देखने लगी। तभी राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे क्लास का समय होने वाला है, तो हमें क्लास में चलना चाहिए। ये कहकर राजीव ने परिणीति को आगे चलने को कहा और खुद उसके पीछे चलने लगा। वह दोनों जब क्लास में इंटर हुए, तो उन लोगों ने देखा क्लास में पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट मौजूद थे। ऐसे में परिणीति को समझ नहीं आया कि वह कहाँ बैठे, क्योंकि हर एक बेंच पर कोई न कोई बैठा हुआ था। तभी एक लड़का जो सेकंड नंबर के बेंच पर बैठा हुआ था, वह परिणीति को देखकर तुरंत अपना हाथ उठाकर उसे अपने पास बैठने को इशारा करने लगा। वैसे तो परिणीति सोच रही थी कि वह किसी लड़की के बगल में बैठेगी, लेकिन हर लड़की के टेबल की सीट फुल हो चुकी थी। ऐसे में मजबूरी में उसे उसी के पास जाकर बैठना पड़ा। वही राजीव ने जब ये देखा, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह देख पा रहा था कैसे उस लड़के ने जानबूझकर परिणीति को अपने पास बिठाने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा था जैसे वह परिणीति को पहले से जानता हो, लेकिन फिलहाल के लिए उसे वहां किसी के कहने पर भेजा गया था। ऐसे में वह ज्यादा ना सोचकर चुपचाप परिणीति के ठीक बगल वाले बेंच पर जाकर बैठ गया, जिससे वह हर पल परिणीति पर नजर बना कर रखे। परिणीति को अजीब तो लग रहा था, लेकिन जो लड़का उसके बगल में बैठा हुआ था, वह काफी ज्यादा बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था वह जैसे वह पूरी तरह से बड़बोला है, जो सिर्फ बातें करता रहता है। जब परिणीति के बगल में बैठे लड़के ने देखा कि परिणीति कुछ नहीं कह रही है, तब वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैं तो तुमसे बातें कर रहा हूँ, पर मैंने तो तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम अखिल है और मेरी यहाँ पर न्यू एडमिशन हुई है। मुझे यकीन था कोई ना कोई मेरे पास आकर जरूर बैठेगा, वरना हमेशा मेरे पास कोई बैठता था और उठकर चला जाता था। क्या मैं सच में इतनी बातें करता हूँ? तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुम आओगी तो कहीं और बैठ जाओगी? देखो, तुम प्लीज यहाँ से मत जाना, वरना मुझे लगेगा कि मैं इस कॉलेज के लायक ही नहीं हूँ। एपिसोड 68 परिणीति पर नजर रखना है। अखिल की बातों को सुनकर परिणीति हैरान होकर कहती है, वैसे सच कहूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, किसी किसी की आदत होती है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरा नाम परिणीति है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। परिणीति ने इतना ही कहा था कि तभी 2 टीचर क्लासरूम के अंदर आए, जिनमें से एक टीचर बोर्ड के पास जाकर खड़े हो गए थे, तो वही दूसरे टीचर सभी स्टूडेंट को देखकर कहने लगे, यह आप लोगों की नई टीचर है, जो आप लोगों को नए सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली है।
आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी या किसी में डाउट होगा तो आप लोग फ्री टाइम में भी इनसे मदद ले सकते हैं। ये कहते ही वह टीचर वहां से चले गए। इसके बाद क्लास में आई हुई नई टीचर ने उन सभी बच्चों को अपने तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। सब बच्चे मन लगाकर पढ़ भी रहे थे। परिणीति अखिल के बगल में बैठी तो थी, लेकिन अखिल पढ़ाई के टाइम भी काफी बातें कर रहा था, जिस वजह से परिणीति को इरिटेट भी हो रहा था, लेकिन वह बेचारी कुछ कह नहीं पा रही थी। ऐसे में वह हिम्मत करके अखिल से कहती है, क्या हम छुट्टी में बात करें? अभी मुझे पढ़ाई करनी है। परिणीति की बातों को सुनकर अखिल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम डिस्टर्ब नहीं हो रही हो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी काफी लोग मुझे कुछ न कुछ कहते रहते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। तुम चाहो तो आराम से पढ़ सकती हो, हम छुट्टी में बातें करेंगे। अखिल की बातों को सुनकर परिणीति हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। 3 घंटे बीत चुके थे, सारी क्लास खत्म हो चुकी थी। परिणीति अपने बैग में सारी किताब रखकर कॉलेज से बाहर निकली, लेकिन तब तक अखिल और राजीव भी वहां पहुंच गए। राजीव को ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ मच रही थी, क्योंकि अखिल परिणीति का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। परिणीति एक तरफ अखिल को देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव को, जो उसके साथ ही मौजूद था। तभी परिणीति कुछ सोचते हुए राजीव से कहती है, तुमने कहा था कि तुम 6 महीने पहले से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे पुराने नोट्स दे सकते हो? मुझे उसकी जरूरत है। वैसे तो मेरी न्यू एडमिशन हुई थी, प्रिंसिपल सर ने कहा था कि पीछे के सारे नोट्स मुझे मिल जाएंगे, लेकिन किसी ने मुझे दिया नहीं। परिणीति की बातों को सुनकर राजीव हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह परिणीति को नोट्स कैसे दे, जबकि वह खुद ही नया एडमिशन लेकर यहाँ आया था। उसने जानबूझकर परिणीति से कहा था कि वह 6 महीने पहले से यहाँ पर है। राजीव को चुप देखकर परिणीति दोबारा कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, तभी एक गाड़ी उसके सामने रुकी। जब राजीव ने ये देखा कि वह गाड़ी किसकी है, तब उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया, लेकिन परिणीति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह गाड़ी में जाकर बैठ गई। अखिल जो ये सब देख रहा था, वह अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। वह देखना चाहता था कि परिणीति किसके साथ जा रही है और वह किसकी गाड़ी है, जो इतनी ज्यादा लग्जरियस थी। परिणीति 2 ही मिनट में वहां से निकल चुकी थी। जब राजीव ने ये देखा, तब उसने तुरंत अपना फोन निकाला और दूसरी तरफ जाकर किसी को कॉल किया। फोन की रिंग बजी और किसी ने उसका कॉल उठाया। इसके बाद राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम से मुलाकात हो चुकी थी, मैडम से दोस्ती भी हो चुकी है और मेरी नज़र हमेशा मैडम पर रहेगी। वैसे अभिमन्यु सर, एक बात और बतानी है। एक लड़का है जो कुछ ज्यादा ही बड़बोला है, बहुत ज्यादा बातें करता है। उसने मैडम को अपने पास बिठा लिया, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं मैडम के बगल में ही बैठा हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे मैं उसके बारे में भी पता करूंगा, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही मैडम से चिपकने की कोशिश कर रहा था। राजीव की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजीव मुस्कुराया और उसने फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद उसने पीछे मुड़कर अखिल को देखा और फिर गुस्से में वहां से चला गया। इधर अखिल अभी भी गाड़ी के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फोन बजा और उसने अपने फोन पर आए हुए कॉल को देखा, जिसके बाद उसने तुरंत फोन उठाकर कानों पर लगाया। फोन की दूसरी तरफ से एक कठोर भरी आवाज आई, जिसे सुनकर अखिल घबराते हुए कहता है, ये सर, मैंने मैडम से दोस्ती कर ली है और मैडम को मैंने अपने पास ही बिठाया था। मैं मैडम से इस तरह से बातें कर रहा था कि मैडम को मुझ पर शक ना हो। वैसे अंकुश सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैडम इतनी शांत क्यों रहती है? मेरा मतलब, मैं इतना बातें कर रहा था और इतनी सारी बकवास कर रहा था, उसके बावजूद भी मैडम बहुत कम बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कम बोलना ज्यादा पसंद है, लेकिन वह बहुत अच्छी है।
मेरे इतना बोलने पर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। अखिल की बातों को सुनकर अंकुश ओबरॉय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, अपने ज्यादा बोलने की आदत कम करो। तुम वहां जाकर भी परिणीति के सामने ज्यादा बोल रहे थे। अगर ज्यादा बोलने के चक्कर में तुमने बता दिया ना कि तुम मेरे भेजे हुए आदमी हो, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और हाँ, मैंने जो कहा था उस पर ध्यान रखना। पता करना परिणीति किन किन लोगों से मिलती है, क्योंकि मुझे जानना है आखिर परिणीति का किन किन लोगों के साथ रिश्ता बना हुआ है। अंकुश की बातों को सुनकर अचानक से अखिल को गाड़ी की बात याद आए और वह तुरंत हैरान होकर कहने लगा, हाँ सर, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जब छुट्टी हुई तो मैडम हमारे साथ ही खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक से मैडम को लेने के लिए बहुत ही लग्जरियस गाड़ी आई। गाड़ी के अंदर कौन बैठा था ये तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी थी और यह गाड़ी आपके पास भी है, तो आप समझ सकते हैं कि वह कितनी ज्यादा लग्जरियस होगी। अखिल की बातों को सुनकर अंकुश की भौहें सिकुड़ गई। जहां तक वह जानता था, परिणीति ने बताया था कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो भला उसके पास इतनी लग्जरियस गाड़ी कहां से आ गई? क्या वह उससे झूठ बोल रही थी या फिर सच कुछ और है? ये सब सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और फोन कट कर दिया। जब अखिल ने ये देखा, तब वह भी फोन पॉकेट में रखने के बाद वहां से चला गया। एपिसोड 69, परिणीति रो रही। वहीं दूसरी तरफ, थोड़ी ही देर बाद अभिमन्यु साकेत के साथ ऑफिस से बाहर निकल रहा था। जब वह ऑफिस से बाहर निकलकर साकेत से बात करते हुए गाड़ी की तरफ जा रहा था, तभी एक आदमी जिसने हुडी पहन रखी थी, वह भागते हुए अभिमन्यु के सामने से आगे निकल गया। लेकिन अभिमन्यु के पास पहुंचते ही उसने अपने हाथ में रखा एक बॉक्स जानबूझकर उसके सामने गिरा दिया और बिना रुके वहां से फौरन गायब हो गया। जब अभिमन्यु और साकेत ने ये देखा, तब वह दोनों तुरंत पीछे मुड़कर भागते हुए आदमी को ढूंढने लगे। लेकिन वह आदमी ऐसे गायब हुआ जैसे उसका नामो निशान गायब हो चुका हो। तभी साकेत और अभिमन्यु तुरंत आगे की ओर देखकर नीचे जमीन पर गिरे हुए बॉक्स को देखने लगे, जो दिखने में किसी पार्सल की तरह लग रहा था। चारों तरफ उसकी पैकिंग काफी ज्यादा अच्छे से की गई थी। कुछ देर तक बॉक्स को देखने के बाद साकेत ने जैसे ही उसे अपने हाथों में उठाया, तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, शायद गलती से गिरा होगा, तुम इसे साइड में रख दो। वैसे भी हमें बिना किसी की परमिशन से उसके सामान को नहीं लेना चाहिए। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत ने हाँ में सर हिलाया और फिर बॉस को बगल में रखने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर बॉक्स के ऊपर अभिमन्यु के नाम और एड्रेस पर गई। अभिमन्यु मल्होत्रा, साथ ही उसके कंपनी का एड्रेस देखकर साकेत के कदम वहीं रुक गए और वह तुरंत अभिमन्यु को देखकर हैरान होकर कहने लगा, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर तो तुम्हारा नाम है। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। तभी अभिमन्यु साकेत के पास चलकर आया, तो साकेत ने पार्सल वाला बॉक्स उसे दिखाया, जिस पर सच में उसी का नाम था। ये देखकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, यह मेरे नाम का पार्सल है, और अगर यह मेरे नाम का पार्सल है, तो उसने मुझे सामने से क्यों नहीं दिया? अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत सोच में पड़ गया। ये तो बिल्कुल सच था कि आमतौर पर जब भी कोई डिलीवरी बॉय पार्सल देने के लिए आता है, तो वह सबसे पहले सामने आकर उस इंसान को पार्सल देता है जिसका वह पार्सल होता है, फिर ओटीपी लेता है। लेकिन यहाँ तो वह अभिमन्यु के सामने पार्सल गिराकर चला गया था। ये सोचकर साकेत हैरान होकर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी ने जानबूझकर किया हो? क्या इसके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है जो हमें नहीं देखना चाहिए? साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने अपनी नजरें बॉक्स के ऊपर रखते हुए कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे देखना है कि आखिर मेरे नाम का पार्सल यहाँ क्या कर रहा है और यह पार्सल किसने भेजा है। जल्दी से यह बॉक्स खोलो और देखो इसमें क्या है। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत ने हाँ कहा और बॉक्स खोलना लगा। जैसे ही साकेत ने बॉक्स खोला, अभिमन्यु तुरंत उसके हाथों से बॉक्स लेकर अंदर की ओर देखने लगा। जैसे ही अभिमन्यु की नजर बॉक्स में रखी हुई तस्वीरें और कुछ सामानों पर गई,
वह तुरंत हैरान रह गया। तभी साकेत ने भी बॉक्स के अंदर देखा और उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। बॉक्स के अंदर परिणीति की तस्वीर थी। वह भी तब की ली गई जब वह कॉलेज से बाहर निकलकर राजीव से बात कर रही थी और उस तस्वीर के ऊपर लाल क्रॉस के निशान बने हुए थे। यहाँ तक कि तस्वीर के साथ साथ कुछ ऐसे बॉडी पार्ट रखे हुए थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने परिणीति पर हमला किया हो। ये सब देखकर अभिमन्यु गुस्से में बॉक्स को अपने मुट्ठी में दबाकर दांत पीसकर कहता है, इसका मतलब वह हर पल परिणीति पर नजर बनाकर रख रहा है। जल्दी से मानव को कॉल करो और पता करने की कोशिश करो कि परिणीति कहाँ है। क्या वह सही सलामत घर पहुंच गई या फिर वह फिर कहीं चली गई है। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत उसे देखते हुए कहता है, थोड़ी ही देर पहले ही मानव का मैसेज आया था। उसने बताया था परिणीति कॉलेज के बाद सीधे घर पहुंच गई है। मुझे पक्का यकीन है मानव सच कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा काम पूरे करने के बाद मैंने उसे परिणीति पर नजर बनाकर रखने के लिए इन्फॉर्म कर दिया था। जैसा कि तुमने राजीव को कॉलेज को भेज दिया है, लेकिन वह पूरा टाइम परिणीति पर नजर नहीं बना सकता था, इसीलिए आधा काम मानव को करना पड़ेगा। अभिमन्यु ने साकेत की बातों को सुनकर दोबारा अपने हाथों में रखे बॉक्स को देखा और फिर उसे साकेत को देकर कहने लगा, पता करो ये जो अभी लड़का मेरे बगल से गुजरा था, जिसने ये पार्सल दिया है, वह कौन था, कहाँ से आया था और यह बॉक्स कहाँ से भेजा गया है। ये डिटेल्स सब कुछ तुम देखने वाले हो और जल्द से जल्द पता करने की कोशिश कर लेना। जितनी ज्यादा हो सके परिणीति की सिक्योरिटी उतनी ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वह इंसान भले ही अपनी नजरों में खतरनाक होगा, लेकिन इस बार मैं उसे कुछ भी ऐसा करने नहीं दूंगा। खास करके अगर उसने परिणीति को नुकसान पहुंचाया तो वह मेरे हाथों जिंदगी की भीख मांगेगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत उसे देखते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा और वैसे भी कॉलेज में हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी है। वहां पर राजीव संभाले लेगा, बाकी बाहर का काम मानव संभाल लेगा। अगर उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं कुछ बॉडीगार्ड को हिडन पर रखवा दूंगा, ताकि वह लोग 24 घंटे परिणीति के आसपास रहे। अभी फिलहाल के लिए हम घर चलते हैं। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने सर हिलाया और फिर गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन उसके मन में अभी भी उस बॉक्स का ख्याल था। जिस तरह से बार बार परिणति को टारगेट बनाया जा रहा था, इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वह इंसान अभिमन्यु से बदला लेने के लिए, उसे मारने के लिए, वह किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि वह लोगों को भी मार सकता है जो अभिमन्यु से अटैच है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में सब लोग लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नायरा फोन चलाते हुए अपनी मां के पास आकर बैठ गई और उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताने लगी, जो वह हर बार कभी ना कभी करते रहती थी। वह सब हंसते हुए बात कर रहे थे कि तभी नायरा की नजर परिणीति पर चली गई, जो सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागते हुए आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं पूरे परिवार ने ये देख लिया था। उस समय इवान भी वहीं मौजूद था। परिणीति भागकर पूरे परिवार के सामने आए और बिना कुछ किसी को बोले नायरा के गले लग गई। ये देखकर सब लोग हैरान हो चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परिणीति रो क्यों रही है। एपिसोड 70 अभिमन्यु परिणीति मेरे साथ। अब सभी लोगों को थोड़ी टेंशन होने लगी थी। परिणीति इस घर में आने के बाद पहली बार इस तरह से रो रही थी। वरना अभिमन्यु ने भी न जाने कितने बुरे शब्द कहे थे, उसके बावजूद भी उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए थे। नायरा को परिणीति की ज्यादा फिक्र होने लगी। वह तुरंत परिणीति को खुद से दूर करके उसके आंसुओं को देखकर कहती है, क्या हुआ परिणीति, तुम रो क्यों रही हो। नायरा की बातों को सुनकर पूजा मल्होत्रा भी परेशान होकर कहती है, हाँ परिणीति, क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। अच्छा किसी ने कुछ कहा है या फिर अभिमन्यु ने फिर से तुम्हें कुछ कह दिया है। देखो अगर उसने कुछ कहा है तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। वह हमेशा गुस्से में रहता है, इसलिए कभी भी किसी को कुछ भी कह देता है।
पूजा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति उन लोगों को देखकर कहने लगी, नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है, और अगर वह कहते भी तो मैं इस तरह से नहीं रोती। वह अभी अभी मेरी माँ से बात हुई थी। समीक्षा ने कहा है कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनको हॉस्टल में एडमिट किया गया है। बस मुझे उनके बारे में सोचकर रोना आ रहा है। मुझे उनसे मिलना है। क्या मैं माँ से मिलने के लिए जा सकती हूँ? परिणीति की बातों को सुनकर सब लोग हैरान हो चुके थे। तभी नायरा तुरंत उसे देखते हुए कहती है, तो इसमें तुम पूछ क्यों रही हो? तुम्हें तो जाना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं होगा, और वैसे भी मुझे भी आंटी से मिलने का मौका मिल जाएगा। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखने लगी। तभी मनोज मल्होत्रा, जो ये सब सुनकर बहुत बुरा फील कर रहे थे, वह इवान को देखकर कहते हैं, इवान तुम परिणीति के साथ चले जाओ। वैसे भी वह बेचारी अकेले नहीं जा पाएगी। मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर इवान तुरंत परिणीति के सामने आकर उसे देखकर कहने लगा, हाँ भाभी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रही बात हॉस्पिटल की, तो मैं कुछ दिन के लिए दूसरे डॉक्टर को अपनी जगह एडमिट करवा दूंगा, ताकि वह लोग पेशेंट को देख सके। इवान का इतना ही कहा था कि तभी अभिमन्यु, जो साकेत के साथ वहां आया हुआ था और उन लोगों की बातों को सुन चुका था, वह वहीं रुककर उन लोगों को देखते हुए कहने लगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। परिणीति को मैं लेकर चला जाऊंगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत और मानव, जो उसके साथ ही मौजूद थे, वह लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। उन दोनों को भी पता नहीं था कि अभिमन्यु खुद परिणीति को साथ लेकर जाने वाला है, जबकि वह तो उसे देखना भी नहीं चाहता था, और बिल्कुल यही रिएक्शन था अभिमन्यु के घर वालों का भी, खास करके परिणीति का, जो बेचारी पहले से ही अपनी मां को लेकर परेशान थी। अभिमन्यु की बातों को सुनकर उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी। तभी प्रेरणा मल्होत्रा अभिमन्यु को देखकर कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में परिणीति के साथ जाने वाले हो? लेकिन तुम तो परिणीति को पसंद भी नहीं करते हो, तो फिर तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? देखो, अगर तुम उसे वहां जाकर परेशान करने वाले हो, तो प्लीज उसके साथ मत जाओ। नायरा और इवान है, वह चले जाएंगे। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई, जिसे देखकर प्रेरणा मल्होत्रा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी मनोज मल्होत्रा उसे देखते हुए कहते हैं, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अगर तुम सच में परिणीति की मदद करने जा रहे हो, तो मुझे हैरानी हो रही है। इसलिए साफ साफ बताओ, तुम अचानक से जाने का प्लान कैसे बना रहे हो? अपने पापा की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपने एक्सप्रेशन गंभीर बनाते हुए उन लोगों को देखते हुए कहता है, जिस रास्ते में इसका घर है, वहीं से थोड़ी दूर पर मेरी एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम होने वाला है, जिस वजह से मैं वहां जा ही रहा था। वैसे भी इवान को जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलती है। उनके पेशेंट ज्यादातर इवान से ही इलाज करवाना चाहते हैं, और अगर इवान परिणीति के साथ चला जाएगा, तो फिर उसके पेशेंट को काफी दिक्कत होगी। रही बात नायरा की, तो वह परिणीति के साथ चल सकती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों को परिणीति के घर पर छोड़ दूंगा और वहां से चला जाऊंगा। फिर जब मैं वापस आऊंगा, तभी दोनों को साथ ले लूंगा, और अगर परिणीति को वहां रुकना होगा, तो वह हमेशा के लिए रुक सकती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बहन को वापस ले आऊंगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर सभी घरवालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो उसकी बात, या यूं कहे उसका बहाना, तो काफी ज्यादा टेढ़ा लग रहा था, लेकिन अब अभिमन्यु खुद साथ में जाना चाहता था, तो इसमें क्या ही दिक्कत थी। इवान को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा, और वह तुरंत पीछे हट गया। तभी नायरा परिणीति से कहती है, चलो परिणीति, तुम अपना बैग पैक कर लो। वैसे भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखते हुए कहने लगी, वह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा कॉलेज, मैंने आज ही तो कॉलेज ज्वाइन किया था, और फिर मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगी तो मेरी कॉलेज बंद हो जाएगा।
क्या मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी? अभिमन्यु, जो अभी भी वहीं पर मौजूद था, उसे काफी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। एक तो वह खुद अपनी माँ से मिलना चाहती है, दूसरी तरफ से उसे कॉलेज की भी फिक्र हो रही थी। ऐसे में वह गुस्से में दांत पीसकर कहता है, तुम्हें जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और रही बात कॉलेज की, तो वह कॉलेज मेरा है। मैं चाहूँ तो उसे बंद करवा सकता हूँ और चाहूँ तो उसे खुलवा कर रख सकता हूँ। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर कॉलेज खुला है तो वहाँ और भी बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो तुम उन लोगों से मदद ले लेना। अभी फिलहाल के लिए मेरा समय बर्बाद मत करो। आधे घंटे के अंदर तुम दोनों मुझे मेरी गाड़ी के सामने दिखने चाहिए। इतना कहते ही अभिमन्यु गुस्से में वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। अभिमन्यु की बातों को सुनने के बाद परिणीति और नायरा दोनों ही जल्दी से वहां से चले गए। इसके बाद आकृति मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, चलो कम से कम अभिमन्यु परिणीति के साथ रहना तो पसंद कर रहा है। जैसे भी हो, वह दोनों साथ रहे यही बहुत होगा, वरना ये लोग ज्यादातर दूर रहना पसंद करते हैं और ऐसे में इन लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं आएगी। मैं तो चाहती हूँ कि अभिमन्यु भी परिणीति के माँ से मिल ले। इधर साकेत तुरंत अभिमन्यु के कमरे में आ चुका था। अभिमन्यु अपने कपड़े बदलने के लिए कपबोर्ड के पास पहुंचा, तभी साकेत अभिमन्यु के सामने आकर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम वहां जाकर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो? जहां तक मैं जानता हूं, ये सब काम करने से पहले मुझे इसकी खबर होती है। लेकिन मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला कि तुम सच में कंस्ट्रक्शन के काम से जा रहे हो या फिर तुम परिणीति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? देखो, अगर तुम्हें परिणीति पसंद आने लगी है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आज ऑफिस के बाहर क्या हुआ? क्या तुम भूल चुके हो? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। परिणीति के ऊपर कुछ लोगों की नजरें हैं और हमें इसकी खबर भी नहीं रहती है। मैं नहीं चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने अपनी सौम्या को खोया है, उसी तरह से परिणीति को कोई भी नुकसान पहुंचे, वह भी मेरी वजह से। और ऐसे में जहां परिणीति जाएगी, वह लोग उसका वहां तक पीछा करेंगे। इसीलिए मैं परिणीति को अपनी नजरों के सामने रखूंगा। जब तक वह अपनी माँ के घर पर रहेगी, तब तक हम दोनों बाहर रहेंगे। हालांकि मेरा वहां कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे काम होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा हर एक जगह काम बन जाता है, तो इसके लिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन 2 साल पहले हमारे पास एक जमीन को लेकर पेपर बना था, जिस पर हमें एक शोरूम का ऑफर आया था, और हमने फिलहाल के लिए उसे पेंडिंग रखा था। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को अब जाकर ओपन किया है, तो सोचा इसी बहाने मेरा काम भी हो जाएगा। तो जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। ज्यादा समय तक बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 30 मिनट में उन दोनों को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी रेडी होने कहा था। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत हैरान होकर कहता है, तुम दोनों का क्या मतलब? क्या मैं भी जाने वाला हूँ? लेकिन मेरा क्या काम है? तुम मानव को लेकर जा सकते हो, मैं ऑफिस का काम कर लूंगा। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मानव तो वैसे भी मेरे साथ जाएगा, क्योंकि उसे परिणीति पर नजर बनाकर रखनी है। लेकिन तुम तो मेरे दोनों हाथ हो, जो हर समय मेरे साथ रहता है। तो यहाँ जाने से कैसे मना कर रहे हो? मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूँ। चुपचाप तैयार होकर गाड़ी में जाकर बैठ जाना। अगर मैंने तुम्हें गाड़ी में नहीं देखा ना, तो तुम मेरे ऑफिस में देखने के लायक करोगे और नहीं मेरे घर में देखने के लायक रहोगे। अभिमन्यु की धमकी को सुनकर साकेत मुंह बनाकर कहता है, क्या यार, मैं जाने ही वाला हूँ, तो मानव को जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी वहां पर मेरा ज्यादा काम नहीं होगा, तो मैं परिणीति पर नजर बनाकर रख सकता हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु उसे घूरने लगा, जिसे देखकर साकेत फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है,
मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाकर तैयार होकर आता हूँ और तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। ये कहने के बाद साकेत कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद, जब अभिमन्यु कपड़े बदलकर बाहर गाड़ी के पास पहुंचा, तो उसने देखा वहां पर उसकी गाड़ी के सामने वह लोग पहले से मौजूद है। नायरा परिणीति एक साथ, तो वही मानव और साकेत एक साथ। ये देखकर अभिमन्यु गाड़ी में बैठा, तो वह चारों भी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।